तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे एयरशिप्स के इतिहास के बारे में और हिंडनबर्ग एयरशिप के उस हादसे के बारे में जिसने इस इंडस्ट्री को काफ़ी हद तक बदल दिया। अगर बात की जाए एयरशिप्स के इतिहास की, तो 1770s में फ्रांस में दो भाई थे, जोसेफ और जैक्स, जो एक दिन अपने घर में देखते हैं कि कुछ कपड़े सूख रहे हैं जिनके नीचे थोड़ी आग सी जल रही थी, और उस आग की वजह से वो कपड़े थोड़े हवा में ऊपर से उठ रहे थे। उसे देख के वो एक एक्सपेरिमेंट करने की सोचते हैं। वो एक पतली सी लकड़ी का बॉक्स जैसा बनाते हैं, उसके ऊपर कपड़ा रखते हैं और उसके नीचे थोड़ी आग सी लगा देते हैं। अब वो जो आग होती है उसकी गर्मी और गैसेस से वो हल्का सा, जो लकड़ी का, बहुत हल्की लकड़ी का बॉक्स और कपड़ा होता है, वो हवा में थोड़ा ऊपर उठ जाता है। इसे देख के वो बहुत उत्साहित होते हैं। वो इसी चीज़ को और बड़े स्केल पे करके देखना चाहते हैं। वो और एक बड़ा मॉडल बनाते हैं और उसमें वुल और हे का इस्तेमाल करके आग लगाते हैं उसके नीचे। ये जो और बड़ा मॉडल होता है, ये और ऊपर हवा में उठता है और लगभग 2 किलोमीटर दूर जाके कहीं गिरता है। इससे इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आ जाता है। अब ये इस एक्सपेरिमेंट को फ्रांस के जो राजा थे 1783 में, किंग लुइस, और सारी जनता के सामने इसका एक डेमोस्ट्रेशन करने की सोचते हैं। इस डेमोस्ट्रेशन में ये एक बैलून का इस्तेमाल करते हैं और उसके नीचे एक टोकरी लगा देते हैं जिसमें एक बतख और एक मुर्गी रख देते हैं। दोबारा से वही चीज़ करते हैं, आग लगाते हैं, बलून में गैस भरते हैं और वो जो बलून होता है वो हवा में काफ़ी ऊपर तक उड़ जाता है। ये देख के जो राजा होते हैं उन्हें बहुत खुशी होती है। वो ये कहते हैं कि ये जो आपने बतख और मुर्गी के साथ में प्रयोग करके दिखाया है, अब ये इंसान के साथ में कीजिए। इस तरीके से जन्म होता है एयर बलून्स का, और जैक्स पहले वो इंसान बनते हैं इतिहास के जो एयर बलून में यात्रा करते हैं। धीरे धीरे ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ये जो चीज़ें होती हैं, ये लोगों के थ्रू, बातों के थ्रू और पूरी दुनिया में भी पहुंचती हैं और लोग भी इसको बनाने लग जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं समय में। 1850 का समय था। जर्मनी के एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम था, काफ़ी लंबा नाम था, फर्डिनांड एडोल्फ हाइनरिश ऑगस्ट ग्राफ वॉन जेपलिन। ये नाम था उस लड़के का। जेपलिन नाम से ही बुलाएंगे हम उसे। ये लड़का अमेरिका पहुंचता है और अमेरिका की फौज में भर्ती हो जाता है। ये सिविल वॉर का हिस्सा भी बनता है और वहाँ पे देखता है कि जो यूनियन आर्मी है वो बलून्स का किस तरीके से इस्तेमाल कर रही है सामान को लाने ले जाने करने कराने में। उसकी इस बारे में बहुत सी क्यूरोसिटी जाग जाती है। आर्मी में नौकरी करते करते वो 1874 में पहली बार अपनी डायरी में एक एयरशिप का डिज़ाइन बनाता है। इस समय तक बैलून्स जो थे वो काफ़ी एडवांस हो चुके थे। उनमें डायरेक्शन और पावर की देने के लिए इंजन का भी इस्तेमाल होने लगा था। कुछ में स्टीम इंजन लगे हुए थे, कुछ में इलेक्ट्रिक पावर्ड इंजन लगे हुए थे। 1891 में ये जेपलिन जो होते हैं ये आर्मी से रिजिग्नेशन दे देते हैं और पूरी तरीके से फोकस करते हैं अपने इस एयरशिप के आइडिया पे। इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा था कि अभी तक जो भी बलून थे वो सिंगल गैस बैग का इस्तेमाल करके बनाए जा रहे थे, और जेपलिन चाहते थे कि वो मल्टीपल गैस बैग्स का इस्तेमाल करके एक एयरशिप बनाए जो काफ़ी बड़ा हो और जिसमें यात्रा की जा सके, कई सारे लोग एक साथ यात्रा कर सकें। जेपलिन इंजीनियर्स की एक टीम बनाते हैं। उनके साथ में वो एक एल्यूमिनियम का फ्रेम बना के तैयार करते हैं और 1898 में पहला एयरशिप बनाते हैं LZ-1। और बिकॉज ये जेपलिन ने बनाया था तो आज भी जो एयरशिप्स होते हैं उन्हें जेपलिन के नाम से ही बुलाया जाता है। 2 जुलाई 1900 में LZ-1 अपनी पहली उड़ान भरता है जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल होती है, लेकिन लैंडिंग के समय इसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है। उस समय पैसे की भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है जेपलिन के पास में। वो अपनी वाइफ के कुछ सामान, गहने वगैरह गिरवी रखवाते हैं और 1905 में LZ-2 बनाते हैं। लेकिन इसके उड़ान भरने से पहले ही इसके कुछ कंट्रोल पार्ट्स होते हैं वो टूट जाते हैं, जिसको बनाने में एक और साल लग जाता है। 1906 में जब ये उड़ान भरता है तो इसकी एक और कमी पता चलती है कि अगर तेज़ हवाएं चल रही हों तो उसमें ये अपना कंट्रोल नहीं रख पाता। अब
ये उसके बचे हुए पार्ट्स वगैरह जोड़ के किसी तरीके से LZ-3 बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे आर्मी को दिखाएं। जब वो आर्मी को अप्रोच करते हैं तो आर्मी वाले उनसे ये कहते हैं कि उनको सबसे पहले तो एक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट देना होगा कि आपका जो ये जेपलिन है, जो LZ-3 मॉडल है, ये एटलीस्ट 24 आवर्स तक हवा में रह सकता है कि नहीं। लेकिन LZ-3 इस टेस्ट में फेल हो जाता है। जेपलिन फिर भी हार नहीं मानते। उस टेस्ट को पास करने के लिए वो LZ-4 बनाते हैं, लेकिन जिस समय वो LZ-4 बनाते हैं, जहां वो रखा होता है वहां पे तूफान आ जाता है और उस तूफान में LZ-4 पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। In high winds, the Zeppelin breaks free from its moorings, and suddenly, the entire airship explodes. ये उसी समय की बात है जब 1903 में राइट ब्रदर्स ने अपनी पहली एरोप्लेन की सफल उड़ान भरी थी। दूसरी तरफ जो जेपलिन थे वो लगातार प्रयास कर रहे थे अपना एयरशिप बनाने की। अब उनकी इन लगातार कोशिशों को देख के लोगों का उनमें थोड़ा विश्वास जागता है, उनको फंडिंग मिलती है और जेपलिन अपनी एक कंपनी बनाते हैं और LZ-3 में बहुत सारे सुधार करते हैं। 1908 में फिर से टेस्ट फ्लाइट की जाती है और खराब मौसम होने के बावजूद जो भी टेस्ट फ्लाइट होती हैं वो सक्सेसफुल रहती हैं। फाइनली गवर्नमेंट LZ-3 को एक्सेप्ट कर लेती है और जेपलिन को बहुत ज़्यादा तारीफ मिलती है। अगले कुछ साल में जेपलिन LZ-3 में और भी बहुत सारे सुधार करते हैं, लेकिन 1917 में उनका डेथ हो जाती है। 1918 वो ईयर था जब पहली वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी और उसी समय साइन की गई थी ट्रीटी ऑफ वर्सालिस भी। उस ट्रीटी के हिसाब से जर्मनी अपनी कोई सेना नहीं बना सकता, एयरफोर्स नहीं बना सकता और अभी तक जो जेपलिन थे वो सिर्फ आर्मी के यूज़ में ही लाए जा रहे थे, तो अब उनका फ्यूचर थोड़ा अंधेरे में दिख रहा था। जेपलिन की डेथ के बाद में इस कंपनी को टेक ओवर करते हैं ह्यूगो एक्नर। ये पहले वो व्यक्ति थे जो जेपलिन को आर्मी के इस्तेमाल के अलावा एक कमर्शियल यूज़ में लाने की सोचते हैं। इसके ऊपर बहुत सालों तक काम किया जाता है और 1924 में तैयार होता है LZ-126। इसकी जो पहली उड़ान होती है वो खुद ह्यूगो एक्नर ही उड़ाते हैं। 80 घंटों की ये फ्लाइट होती है और 8000 किलोमीटर का सफ़र तय करके ये अमेरिका में लैंड करते हैं। जब ये अमेरिका में लैंड करते हैं तो इसे एंजल ऑफ पीस का नाम दिया जाता है और ह्यूगो एक्नर का स्वागत किया जाता है तालियों और फूलों के साथ में। 1928 में एक्नर इसका एक और एडवांस मॉडल बनाते हैं LZ-127। थोड़े समय के बाद 1933 में जर्मनी में नाजी सरकार बन जाती है, हिटलर का राज आ जाता है और ह्यूगो एक्नर जो थे वो खुलेआम हिटलर और नाजी सोच का विरोध करते थे। यहाँ तक कि जो हिटलर था वो उन्हें जेल में भी डालने की कोशिश करता है, लेकिन जो उस समय जर्मनी के प्रेसिडेंट थे पॉल वॉन हिंडनबर्ग, वो इसे रोक देते हैं। ह्यूगो एक्नर एक बहुत ही बड़ा और आलीशान एयरशिप बनाते हैं। जब वो ये शिप बनाते हैं तो नाजी लोग और हिटलर ये चाहते थे कि उस एयरशिप का नाम उनके ऊपर रखा जाए ताकि नाजी जर्मनी को और हिटलर को उससे फ़ायदा मिल सके, लेकिन एक्नर उससे साफ मना कर देते हैं और उस एयरशिप का नाम रखते हैं जर्मनी के प्रेसिडेंट के नाम पे, हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग दुनिया का सबसे बड़ा एयरशिप था। अगर 3 बोइंग विमान को एक लाइन में रख दिया जाए, इससे भी ज़्यादा लंबा। उसमें सुविधाएं बहुत ज़्यादा थीं। आलीशान किस्म का एक एयरशिप था। उसमें डाइनिंग एरिया, पेंट्री, रीडिंग रूम, पैसेंजर लाउंज, इवन उसमें पियानो तक हुआ करता था। यात्रियों के सोने के लिए अलग कमरा था, घूमने के लिए खाली जगह थी, बहुत सारी सुविधाएं थी। इतने बड़े साइज और सुविधाओं की वजह से इसको क्वीन ऑफ स्काईज भी कहा जाता था। इसके एक टिकट की कीमत उस समय की डेट में $700 थी। आज की डेट में तो शायद $7,500 से भी ज़्यादा होगी अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए तो। 3 मई 1937 की रात को लगभग 9 बजे फ्रैंकफर्ट जर्मनी से हिंडनबर्ग जो होता है ये उड़ान भरता है न्यू जर्सी अमेरिका के लिए।
इसमें 97 लोग सफ़र कर रहे थे, जिसमें से 61 क्रू मेंबर्स थे और 36 यात्री। 6 मई 1937 3 दिन और हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करने के बाद में हिंडनबर्ग न्यू जर्सी पहुंचता है। इसको वहां के नेवल एयर स्टेशन के ऊपर लैंड करना था। शाम को 7 बजे धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करता है। इसमें से रस्सियां नीचे गिरा दी जाती हैं। इसके लैंड करने का वो तरीका था, रस्सियों के सहारे इसको किया जाता था। बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा थे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, क्वीन ऑफ स्काई नाम दिया गया था। बहुत बड़ा, सबसे बड़ा एयरशिप था। बहुत सारे लोग कैमरे से उस चीज को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। उस समय मौसम वहां का काफी खराब था और काफी तेज हवाएं चल रही थी। शिप के जो कैप्टन होते हैं वो शिप को उतारते समय एक शार्प टर्न लेते हैं और उसी समय एक तेज धमाके की आवाज आती है। देखते ही देखते पूरा का पूरा एयरशिप आग से घिर जाता है और सिर्फ 34 सेकंड्स में जल के राख हो जाता है। The actual crash of the Hindenburg, an airship destroyed in less than half a minute, seared and scorched skeleton of what was once a mighty airship. ये हादसा जो होता है ये पूरी की पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। इसमें बहुत ज्यादा जांच की जाती है कि ये हादसा हुआ क्यों। इसमें थ्योरी सामने आती है। पहली थ्योरी तो ये होती है कि शायद इसमें बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया हो। कुछ एंटी नाजी एक्टिविस्ट होंगे, क्योंकि ये एक जर्मन एयरशिप था। नाजी लोगों ने अपने खुद के प्रचार के लिए इसमें अपने नाजी झंडे का भी इस्तेमाल कर रखा था। तो कुछ लोगों का मानना था कि शायद कुछ एंटी नाजी लोग हों जिन्होंने बॉम्ब लगा के इसको ब्लास्ट किया हो, या फिर जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूगो एक्नर जो थे वो खुलेआम हिटलर और नाजी सरकार का विरोध करते थे। तो ये भी एक थ्योरी थी कि शायद हिटलर ने ही इसको बॉम्ब से उड़ा दिया हो। दूसरी थ्योरी आती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की, कि जो शिप था वो जब एक शार्प टर्न लेता है तो उसमें स्टैटिक चार्ज बिल्डअप हो गया था और कोई स्पार्क हुआ जिसने हिंडनबर्ग के अंदर जो हाइड्रोजन गैस थी उसको फ्लेम अप कर दिया, जिसकी वजह से धमाका हुआ और पूरा का पूरा शिप जल गया। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि उस समय क्योंकि मौसम खराब था तो शायद बिजली गिरी उस एयरशिप के ऊपर, जिसकी वजह से हाइड्रोजन में आग लगी और पूरा का पूरा शिप जल गया। काफी सारी जांच होने के बाद में लास्ट में इसी चीज को माना जाता है कि जो हाइड्रोजन उसमें भरी गई थी वही किसी स्पार्क की वजह से या किसी वजह से जली और ये दुर्घटना हुई। 1937 में हुए इस हिंडनबर्ग के हादसे की वजह से लोगों का भरोसा एयरशिप्स के ऊपर से उठने लगा था। उनको समझ में आने लगा था कि हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल गैस है, किसी भी समय ऐसा और कोई हादसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन का ही इस्तेमाल किया जाता था एयरशिप बनाने में, हीलियम का भी इस्तेमाल होता था और हीलियम में जलने का भी ऐसा कोई खतरा नहीं था। लेकिन उसमें बस एक ही प्रॉब्लम थी उस समय कि हीलियम का सबसे ज़्यादा जो सोर्स था मेजरली वो अमेरिका के पास था और 1925 में अमेरिका ने एक एक्ट बनाया था जिसके हिसाब से हीलियम का एक्सपोर्ट जो था वो मना कर दिया गया था। अब एक तरफ तो एयरशिप अपनी रिलायबिलिटी खो रहे थे, दूसरी तरफ जो एरोप्लेन्स थे वो और बेहतर से बेहतर होते जा रहे थे। एयरशिप की मैक्सिमम स्पीड जो आती थी वो 100 किलोमीटर पर आवर तक आती थी और एरोप्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर तक जा रहे थे। हीलियम की ऑब्वियसली प्रॉब्लम थी ही। मौसम जब खराब होता था तो एयरशिप उतने अच्छे से काम नहीं करते थे, एरोप्लेन्स लेकिन काफ़ी इजीली उसको हैंडल कर लेते थे कंपैरेटिवली। इन्हीं कारणों की वजह से एयरशिप धीरे धीरे करके गायब हो गए और एरोप्लेन ने उसकी जगह ले ली। आज की डेट में अगर बात किया जाए तो यूके बेस्ड एक कंपनी है हाइब्रिड एयर व्हीकल्स। इसने 2017 में अपने एक एयरशिप एयरलैंडर 10 की टेस्टिंग की थी जो बिल्कुल सक्सेसफुल हुई थी। उन्होंने कहा है कि 2030 तक शायद वो एक कमर्शियल एयरशिप भी लॉन्च करेंगे। अब टेक्निकली कहा जाए तो अब हीलियम अवेलेबिलिटी की इतनी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फ्यूल कॉस्ट का अगर कंपैरिजन किया जाए तो एयरशिप एरोप्लेन से कहीं ज़्यादा सस्ते हैं। कार्बन एमिशन की बात की जाए तो 10 गुना कम होता है एयरशिप्स में एरोप्लेन के कंपैरिजन में। बहुत ही शांति से उड़ते हैं और उससे अगर नीचे का नज़ारा देखा जाए तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो शायद हमें दोबारा फ्यूचर में एयरशिप्स देखने को मिले। लेकिन ये तो थी
अभी तक की कहानी एयरशिप्स के बारे में और हिंडनबर्ग के उस डिजास्टर के बारे में। अब आपसे मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।